हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, अगर आ गया तो आप आसानी से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको हिस्ट्री याद करनी है। ये इनकम टैक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ मैं आपको पीपीटी के द्वारा या वीडियो के मार्फत मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है, देखो, इंडियन हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया समझने के लिए आपको इन चार सेक्शन के अंडर समझना पड़ेगा। मतलब इन 4 प्रोविज़न के अंदर स्टडी किया तो आपको समझ जाएगा। पहला जो प्रोविज़न है वो ये है, ये आपको सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया कहाँ से उगम हुआ, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये समझना पड़ेगा। उसके बाद एंशिएंट टैक्सेशन सिस्टम का आज के डेट पे यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी टैक्सेशन सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट है। तीसरा, ये डेवलपमेंट ऑफ टैक्स मैकेनिज़्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। डेवलपमेंट ऑफ टैक्स मैकेनिज़्म आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, मतलब कैसे टैक्स मैकेनिज़्म डेवलप हुआ, और आज के डेट का टैक्सेशन सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड एज कंटेम्प्रेरी टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, तो देखो, पहले तो आपको सोर्स कहाँ से उगम हुआ, तो पहला उगम हुआ आपको मनुस्मृति में, इसका रेफरेंस मिलेगा। द मनुस्मृति इज़ द एंशिएंट एंड प्रेवलेंट सोर्स ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन। ध्यान में आ गया, सबसे पुरानी इनकम टैक्स प्रोविजन कहाँ से है, तो मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में ये बोला गया कि इनकम टैक्स कलेक्शन इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, ये लोग उससे परेशान हो जाए। इधर लिखा है, एज पर इट द टैक्सेशन शुड नॉट बी एन एचिंग एक्सपीरियंस फॉर द सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं कि मतलब दर्दनाक ऐसा ये नहीं होना चाहिए एक्सपीरियंस उनको। ठीक है, ही शुड द टैक्सेशन शुड बी राइट इनफ दैट इट शुड फुलफिल रीजनेबल रेवेन्यू टारगेट एज वेल एज फील्स जस्टिफाइड टू द मासेस। लोगों को लगना चाहिए हाँ ठीक है, हमारा एक ड्यूटी बनता है टैक्स देने के लिए, उस हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। ऐसा नहीं कि वो बहुत 10 रुपये कमा रहे और 9 रुपये टैक्स ले रही है, ऐसा नहीं कि चलेगा। ठीक है, द मनुस्मृति समझ में आ गया, इट शुड नॉट बी एन एजिंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर सब्जेक्ट। उसके बाद मनुस्मृति में ये बोला गया कि आप टैक्स कलेक्ट करोगे, किन से कलेक्ट करना है और कितना कलेक्ट करना है, ये मनुस्मृति में बोला गया। तो मनुस्मृति में क्या बोला गया, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप क्या हो, ट्रेडर हो, व्यापारी हो, तो आपसे 20% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। कितना, 20%। अगर आप आर्टिशन हो, कुछ खिलौना बनाते हो, कुछ पॉच बनाते हो या कुछ खादी का कपड़ा बनाते हो, तो आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, फिर भी आपको 20% भरना पड़ेगा। लेकिन आप अगर एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपको 1/6 या 1/8 या 1/10 आपके जो प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसका देना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, आपने 10 बोरी अनाज उगाया, 10 बोरी अनाज उगाया, उसमें से आपको 6 बोरी अनाज टैक्स देना पड़ेगा, उसमें से आपको 8 बोरी अनाज टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया, या 10। तो ये कब डिसाइड होगा, अगर प्रोडक्शन के ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, उस साल अगर फसल अच्छी हुई तो उतना अच्छा फसल 1/10 भी हो सकता है, अगर उसके बाद फसल कमज़ोर हुई तो 1/6 भी हो सकता है। ठीक है, देखो मनुस्मृति में क्या बोला गया कि ट्रेडर्स को 20%, आर्टिशन को 20% और एग्रीकल्चर को 1/6, 1/8 या 1/10। ठीक है, शॉपकीपर है, व्यापारी है 20%, पॉटर है 20%, एग्रीकल्चर है 1/6, 1/8। ठीक है, आपको ये पिक्चर से एक समझ में आ जाएगा कि कितना मनुस्मृति में कितना कितना बोला गया। ठीक है, अब मनुस्मृति के बाद आ गया अर्थशास्त्र, चाणक्य आ गया, हम आ गए एंशिएंट के बाद आ गए मेडिवल पीरियड। मेडिवल से पहले जस्ट पहले चाणक्य आ गया। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम चाणक्य का इम्पोर्टेंस है, आपने वो सीरियल भी देखी होगी। तो चाणक्य का एक किताब थी कौटिल्य जिसे हम बोलते हैं, तो उनकी किताब थी 2300 BC में लिखी थी, अर्थशास्त्र। द बुक वॉज रिटन बाय कौटिल्य इन अराउंड 2300 BC, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट वाज द फर्स्ट इंडियन टेक्स्ट एड्रेसिंग पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिस्कल लॉज। इसमें ये बताया गया, ये सबसे पुरानी पहली इंडियन टेक्स्ट है जिसमें ये सब के बारे में बताया गया। और इसमें ये भी बताया गया द टैक्सेशन सिस्टम शुड बी द मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। टैक्स किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए करना है, उसके लिए आपको टैक्सेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ईच पेमेंट डेट क्या होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कमोडिटीज़ की,
कितना टैक्स होना चाहिए, ये सब अर्थशास्त्री में बताया गया। और यही अर्थशास्त्र का जो बेस है वही आज के इनकम टैक्स एक्ट में जो हम देखते हैं उसका ये, जैसे कि हम देखते हैं ड्यू डेट कितना है, टैक्सेशन रेट्स कितना है, वो तब कौटिल्य ने बताया था। 2300 BC अर्थशास्त्र उस किताब में लिखा था, जो कि आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी जैसे मनुस्मृति में बताया गया कितना टैक्स किसको कितना पे करना पड़ेगा, अर्थशास्त्र में भी वैसा बताया गया। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपको 1/6 देना पड़ेगा। कितना हो? 1/6 देना पड़ेगा। अगर आप एफ्लुएंट पीपल हो, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास क्या है, ज़्यादा पैसा है, तो आप ज़्यादा टैक्स भरोगे, और आपके पास कम पैसा है तो कम टैक्स भरोगे। और जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया, रूल को फ्लेक्सिबल मॉडिफाई किया। अब फ्लेक्सिबल का मतलब आज के डेट में इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स एम्प्लॉई या जो थोड़े बहुत लोग हैं उन्होंने मतलब एक नेगेटिव उसका मीनिंग ले लिया, और आप उसका तो आपको इम्पैक्ट पता है। अर्थशास्त्र में ये बोला गया था, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी टैक्स रिकवरी ऑफिसर को। उसके कारण क्या होता था, उसको ये बोला गया था, एक्चुअली बेसिक उसका इंटेंशन ये था कि कोई आदमी अगर 10 रुपये उसकी भरने की औकात नहीं है, औकात इन द सेंस 10 रुपये वो भर सकता है, लेकिन कोई कारण से उस साल वो 10 रुपये नहीं भर सकता, तो अथॉरिटी के पास पावर होगी कि आप उसको 8 रुपये कर दो टैक्स को। ठीक है, लेकिन आज के डेट में क्या कर दिया, वो ऐसी पावर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, इधर देखा अर्थशास्त्र में बोला कौटिल्य अर्थशास्त्र, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट को 1/6 फिक्स बोला गया है। एक ध्यान में रखो, मनुस्मृति में 1/6, 1/8, 1/10 डिपेंडिंग अपॉन प्रोड्यूस था, लेकिन इधर क्या बोला गया, 1/6 विल बी फिक्स्ड। इधर देखो, एग्रीकल्चरिस्ट वर रिक्वायर्ड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एज फ्लैट रेट फॉर लैंड टैक्सेशन। समझ में आ गया? ठीक है, जिसके पास ज़्यादा, ये देखो यह मैडम के पास बहुत पैसा है, छतरी के मार्फत पैसा उड़ा रही है, वो छतरी में भी पैसे ज़्यादा है, पैसे की बारिश हो रही है और छतरी घूम रही है ये लेके, तो इनके पास ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा है तो भाई थोड़ा गवर्नमेंट को दे दो। तो इसके लिए वो सेकेंड पॉइंट क्या बोला, हायर टैक्स फॉर हायर एफ्लुएंट पीपल एंड लोअर टैक्स फॉर लोअर पीपल। समझ में आ गया? और रूल ऑफ बुक थर्ड, मनुस्मृति हो गई, अर्थशास्त्र हो गया। अभी आ गए ब्रिटिश वाले आ गए। 1857 तक तो ब्रिटिश वालों ने वही फॉलो किया, अर्थशास्त्र का कौटिल्य की सिद्धांत फॉलो किया टैक्स कलेक्शन के लिए। लगान मूवी देखी होगी आपने, उसमें भी वही था, इतना लगान देना पड़ेगा। लेकिन 1857 में क्या हो गया आपको पता है, 1857, ठीक है, तो एक्चुअली हाँ 1857 में आपको पता है कि 1857 में क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया। 1857 द रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट हो गया, 1857 का रिवोल्ट हो गया। मंगल पांडे आपको पता है, मनकर्णी आपको पता है, रानी की झांसी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनकम टैक्स इंडिया में 1860 में लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1857 के रिवोल्ट से उनका पूरा पैसा गायब हो गया। ये जो म्यूटिनी सप्रेस करने के चक्कर में उनका पूरा पैसा गायब हो गया। इधर ये पॉइंट लिखा है, द म्यूटिनी of 1857 by Indian soldiers of the British army caused heavy losses to the British government of that time। समझ में आ गया? तो ये लॉस कहाँ से रिकवर करेंगे? मतलब क्वीन एलिजाबेथ तो उधर से नहीं देगी पैसा, हाँ, इंग्लैंड की रानी तो पैसा उनको नहीं दे सकती, तो इधर है, इधर सेटल्ड है ब्रिटिश लोग, तो इधर से ही टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी किसको दी गई? ये भाई साहब को दी गई। द मैन हु इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन इंडिया, 1860 के बजट में, ब्रिटिश टाइम के बजट में उन्होंने इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन किया। और ये जनाब कौन थे? इनका नाम क्या था? जेम्स विल्सन। क्या नाम था? जेम्स विल्सन। अभी पोस्टर से तो देख के लगता है कि ये लॉयर ही होंगे या एडवोकेट होंगे, पता नहीं, लेकिन ही इज़ द मैन हु इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स इन इंडिया। नाम याद रखो, जेम्स विल्सन। ठीक है, और क्यों 1860 में प्रोविज़न लाया गया? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के पैसा वसूली के कारण। अभी 1860 में लॉसेस को रिकवर करने के लिए इनकम टैक्स लाया गया। तो उसमें से 4 शेड्यूल थे, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला, कहाँ से कलेक्ट करेंगे ये लोग? इनकम फ्रॉम लैंड प्रॉपर्टी से कलेक्ट करोगे आप। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रोफेशन से कलेक्ट करोगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज से कलेक्ट करोगे, इनकम फ्रॉम सैलरीज एंड पेंशन। ठीक है, फ़ोटो दिया है मैंने। इनकम फ्रॉम लैंड प्रॉपर्टी, लैंड की अगर प्रॉपर्टी है उससे आपको टैक्स लगेगा। ब्रिटिश बहुत मतलब हरामी थे, आप बोल सकते हो। इनकम, वो टैक्स के बारे में छूट नहीं देते थे। आपको लगान मूवी तो आपने देखी होगी। मतलब इनकम
फ्रॉम लैंड आपको कितना मिला है, लैंड प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी होना पड़ेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड ट्रेडर्स वो भी आपको मिलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिक्स्ड इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज़ ये भी आपको देना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज़ वो भी आपको देना पड़ेगा। और पेंशन एंड सैलरी अगर इससे इनकम आ रहा है तो वो भी देना पड़ेगा। मोदी जी भी बोलते हैं आपको पेंशन है और सैलरी है तो भी आप इनकम टैक्स भरो, ठीक है। समझ में आएगा। 1816 में जेम्स विल्सन ब्रिटिश वालों ने जेम्स विल्सन को अपॉइंट किया। बजट में 1861 में उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया और इस एक्ट के अनुसार 4 शेड्यूल्स किए गए। 4 शेड्यूल्स के हिसाब से आपको इनकम कलेक्ट करना पड़ेगा। पहला इनकम कहाँ से कलेक्ट करोगे, इनकम टैक्स और लैंड फ्रॉम प्रॉपर्टी से कलेक्ट करोगे। दूसरा इनकम करोगे बिजनेस एंड प्रोफेशन से, प्रोफेशन एंड ट्रेड से। तीसरा इनकम करोगे सिक्योरिटीज़, आपके जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ होते हैं। और चौथा इनकम सैलरीज एंड पेंशन। दो उस टाइम के क्या होते थे, जो सैलरीज पर्सन थे। और वो सैलरी और पेंशन से इनकम टैक्स कहाँ से कलेक्ट करते थे, सिर्फ इंडियन लोग हैं उनसे कलेक्ट करते थे। ब्रिटिश लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, आप ये ध्यान में रखो। इसके लिए वो ब्रिटिश के खिलाफ हम सब क्यों नाराज़ थे, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट करते थे सबके कारण। समझ में आ गया। 1860 समझ में आ गया होगा। उसके बाद 1867 में एक्ट आ गया, उसका 1861 का एक्ट अमेंड कर दिया और 1867 में एक एक्ट आ गया। तो उसमें क्या बोला गया कि अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कुछ लेते हो तो उससे आपको इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगा। और आपका अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो आपको टैक्सेबल यूनिट से अलग किया जाएगा। समझ में आ गया। तो 3 महीने एग्रीकल्चर इनकम ख़त्म कर दिया, उस पर टैक्स ख़त्म कर दिया 1867 में। उसके बाद इंश्योरेंस अगर होगा उससे आपको टैक्स नहीं भरना। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को सेपरेट टैक्स करने के लिए एक एंटिटी बोला गया, ठीक है। 1867 हो गया। उसके बाद आ गया 1886। अभी क्या हो गया, 1886 में ये माना जाता है सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड। देखो, सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड सबसे इम्पोर्टेंट है 1886, क्योंकि इस एक्ट के बेस पे इनकम टैक्स आ गया। सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड। 1816 में टैक्स के रिलेटेड बताया गया, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों थे, लेकिन 1886 में सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड, ठीक है। अब और ये एक्ट कब तक इम्प्लीमेंट हुआ, देखो, दिस एक्ट रिमेन इन फोर्स अप टू विद द वेरियस अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1886 इनकम वाज डिवाइडेड इनटू 4 शेड्यूल्स टैक्स सेपरेटली। देखो, ऊपर जैसे 1860s में क्या बोला गया, 1861 में 4 शेड्यूल्स थे, सैलरी एंड पेंशन, एग्रीकल्चर, सैलरी एंड पेंशन। उसके बाद क्या था, सैलरी एंड पेंशन थी। उसके बाद क्या था, लैंड था, लैंड फ्रॉम सेल, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज़। और इसमें क्या बताया गया, 1886 में बताया गया सैलरी एंड पेंशन। और एक ऐड ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फीचर ऐड किया, ग्रेचुइटी। क्या ऐड किया, ग्रेचुइटी उसमें ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनीज़ बोला गया। अभी उधर प्रोफेशन एंड ट्रेड्स था, इधर प्रॉफिट ऑफ कंपनीज़ बोला गया। उससे उसमें जो टैक्स मिलेगा उससे कलेक्ट हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑन इंडिया, ये भी उनकी मिला होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनसे भी इनकम मिला होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इससे आपको मिल रहा है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं, सैलरीज, पेंशन और एक एडिशनल ग्रेचुइटी। उसके बाद नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, अमेजॉन का कंपनी का प्रॉफिट है उसकी भी टैक्स हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उस पर भी टैक्स हो जाएगा। और अदर इनकम, एफडीज वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1918। अभी द इनकम टैक्स 1918 brought some major changes in the income tax. For the first time, receipts and deduction of casual or non-recurring nature were also included under the computation of taxable income, ठीक है। The receipt of non-recurring nature occurred during business or professions were included in computing tax income. Deduction of non-recurring was also included in tax income, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ लेना, बाद में आप समझ में आएगा, ये पता नहीं इतना। मेन चीज़ यही 1886 का अमेंडमेंट है 1918, उसमें ये प्रोविजंस ऐड किए गए। उसके बाद 1922 उसका ही अमेंडमेंट करके 1922 में इस सबसे इम्पोर्टेंट बेस माना जाता है। ब्रिटिश ने अगर कुछ इंडिया को दिया होगा तो ये जो अमेंडमेंट है इधर से दिया है। तो ये अमेंडमेंट से क्या हो गया, इनकम टैक्स एक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ गया। मतलब कौन कैसा टैक्स है, हायरार्की आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हायरार्की आ गई। कौन से एक्ट से, 1922 से, ठीक है। एक मिनट,
The income tax of 1922 was the most significant milestone in the history of income tax in India. The act is credited to represent the first organized income tax structure in India. सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ऑर्गेनाइज इनकम टैक्स स्ट्रक्चर आया होगा इंडिया में तो वो 1922 से आया है, ठीक है। तो उसमें से क्या बोला गया, इंस्पेक्टर, आईटीओ, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, डीआईटी, जीआईटी, उनके क्या पावर्स एंड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट 1922 में उसको बताया, डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो 1961 उसके बाद आ गया इनकम टैक्स एक्ट 1961, 1922 के बाद आ गया 1961। अभी ये क्यों आया, ये इंपॉर्टेंट। द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922 वाज द गवर्निंग book for income tax in India till 1960. The act met with several amendments ever since its enactment. Was enacted in 1961. The history of income tax into ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये नीचे तो बताऊँगा आपको। हाँ, तो 1961 में आपको जो अभी 5 हेड्स है वो इंट्रोड्यूस हुआ। 1961 में क्या हो गया, इनकम टैक्स कहाँ से कलेक्ट करोगे, 5 हेड्स के अंडर। इनकम टैक्स वॉज इम्पोज ऑन इनकम अंडर 5 हेड्स। कौन कौन से हैं, सैलरीज, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो आज की डेट में है वही है, वो 1961 से जो 5 हेड्स है वो इधर से आए हैं। सैलरी का हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट है, द एवोल्यूशन सिस्टम ऑफ फॉर द ड्यूटीज डिस्चार्ज बाय द इनकम टैक्स केम इनटू फोर्स। इस एक्ट से इनकम टैक्स ऑफिसर को पावर आ गई। जो 5 हेड्स हैं मैं बताया, सैलरीज है, हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम मिल रहा है उस पर टैक्स हो जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन उस पर है, लैंड कैपिटल गेन, एक लैंड परचेज़ किया है और वही लैंड 10 साल के बाद सेल किया है, वही दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल गेन। और अदर सोर्सेज, एफडी वगैरह से आपको इनकम मिल रहा है वो भी मिलेगा, ठीक है, वो भी टैक्स हो जाएगा। कौन से एक्ट से, 1961 में, ठीक है। तो इसका एक बैकग्राउंड दिया है, द वाज गिव फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर टू वेरियस इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। मैंने बताया आईटीओ बीटीओ सब वो 1921 के एक्ट से आ गए। ये एक्ट 1961 तक हो गया। तो 1961 का एक्ट कैसा आ गया, इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ द इनकम टैक्स एक्ट वॉज फास्ट हैज़ बीन ब्रॉट इनटू फोर्स। ये 1922 का एक्ट है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत, मतलब ऐसा समझ में नहीं आता था, लोग आम आदमी को समझ में नहीं आता था वो एक्ट है क्या। जो हायर क्लास बीकॉम बीए वाले, एलएलबी वाले हैं उनको ही ये एक्ट समझ में आता था कि भाई टैक्स भरना है या नहीं भरना है, ठीक है। तो इसी कारण आपने देखा हुआ 1961 में, उसके बाद 1961 का एक्ट आ गया, सिंप्लीफाई करने के लिए वो एक्ट लाया गया। इधर तक समझ में आ गया कौन से बात किया हमने, देखो अब तक। पहले मनुस्मृति, उसके बाद अर्थशास्त्र, उसके बाद आ गया अर्थशास्त्र के बाद आ गया कौन, ब्रिटिश राज आ गए। ब्रिटिश में कौन पहले आ गया, 1860 में जेम्स विल्सन साहब आ गए। उसके बाद आ गया 1886 आ गया, उनका ही अमेंडमेंट आ गया। उसके बाद 1886 के बाद क्या आ गया, 1922 आ गया, 1921 एक्ट आ गया। उसके बाद 1961 एक्ट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1961 के बाद बहुत प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, लेकिन उतना टैक्स कलेक्शन फिर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये लोग भाई साहब हैं, ये भाई साहब को आपको सबको पता है, हर्षद मेहता, ठीक है। हर्षद मेहता ने इतना बड़ा घोटाला किया, अभी वो खुद के बलबूते पे किया, वो कुछ लूप होल्स के कारण, लीगल टेक्नोलॉजिकल टर्म्स यूज़ के कारण किया होगा, तो उसका वो स्किल है। लेकिन इसके कारण क्या हो गया है कि मार्केट बहुत कोलैप्स हो गया 1992 में। तो और ये सबको पता था कि ये ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी ही मार्केट को ऊपर भगा रहा है। तो उसके कारण 1992 में जो हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया, वो तो बोलते थे कि भाई रिस्क है तो इश्क है, वो तो रिस्क और इश्क कर रहे थे, लेकिन लोगों को इधर बर्बादी हो रही थी। उसके बाद तो लोग बर्बादी हो गए 1922 में, जिसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। तो एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन और पैसा कहाँ से आ रहा है या उसका ही पैसा है, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक कंसेप्ट आ गया, पैन नंबर। क्या आ गया कंसेप्ट, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर वॉज लॉन्च्ड 1994। 2 साल के बाद ही परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया। और उसके बाद आप देखो कैसे स्ट्रीमलाइन हो गया, हर आदमी के पास को जो इनकम है वगैरह सब पता चल रहा है ऑलमोस्ट। उसके पहले पता ही नहीं चलता था कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इनकम कंसेप्ट है 1994 में।
इधर एवोल्यूशन फिर से दिया। 1860 में बजट हुआ, जेम्स विल्सन साहब आ गए अप्रैल में और उन्होंने बजट दे दिया। 1860 सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड, 4 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद 1886 का रिपील हो गया। 1918 में क्या हो गया, प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन किया इनकम टैक्स का। उसके बाद 1961 में वो एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ, नया एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। इट इंट्रोड्यूस रेवेन्यू ऑडिट एंड न्यू सिस्टम फॉर इवैल्यूएशन ऑफ वर्क डन बाय इनकम टैक्स ऑफिसर, ये दिया गया है। उसके बाद 1962 से अब तक हम वही एक्ट पास करें, इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम अभी भी लिखते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऐसा ही लिखते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब तक वही एक्ट चलता आ रहा है, ठीक है। एक्ट वही है, उसमें से अमेंडमेंट होते गए, लेकिन एक्ट एज ए सच अमेंड नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अभी 2009 में क्या आ गया कंसेप्ट, 2019 में सॉरी, फेसलेस असेसमेंट स्कीम आ गया। अभी फेसलेस या ई असेसमेंट स्कीम क्या है, 2019 से पहले क्या होता था, फिज़िकली आप रिटर्न भरते थे, लेकिन 2019 के बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपने टैक्स भरना भी ऑनलाइन है और उसका कंप्लायंस भी ऑनलाइन करना है। समझो आपने टैक्स भर लिया 1 लाख रुपए, लेकिन आपका टैक्स निकल रहा है 2 लाख रुपए। इनकम टैक्स ऑफिस ने आपको बुलाया और बोला आपके टैक्स निकल रहा है साहब 2 लाख रुपए। तो पहले क्या होता था, आप उधर जाके सेटल करते थे या कुछ तो आपका रिप्रेजेंटेशन देते थे, कुछ तो जुगाड़ होके आपका वो टैक्स हो जाता था। लेकिन आपको जो भी कंप्लायंस करना है वो ऑनलाइन ही करना है, आपको फिज़िकली वो आके ऑफिस में नहीं मिलना है। दैट इज़ कम्प्लीटली अबॉलिश्ड, दैट इज़ कॉल्ड एज ई असेसमेंट स्कीम। इसके कारण आप अभी सभी इनकम टैक्स ऑफिस में जाओगे और पुराने लोगों से पूछेंगे भाई इनकम टैक्स ऑफिस यही है क्या, तो बोलेंगे हाँ भाई यही है। क्योंकि पुराने इनकम टैक्स ऑफिस में क्या होता था, लोगों का इतना भीड़, सीए, एलएलबी, ऑडियोकेट सब अपने क्लाइंट्स को लेके आते थे। अभी कोई भी आपको एक आदमी नहीं दिखेगा सीए, अनलेस एंड अनटिल उसका कुछ तो प्रॉब्लम होगा रिफंड का, वही आएगा। लेकिन अभी तो एज गुड एज 90% आपको ऑफिस मतलब ई असेसमेंट मतलब सब कंप्लायंस आपको ईमेल पे ही करना है, ये आप एक ध्यान देना। उसके बाद जीएसटी एक इंट्रोड्यूस हुआ जुलाई 2070, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसका भी एवोल्यूशन बहुत है। 1986 वीपी गवर्नमेंट से वो चलते आता था, पहले वैट हो गया, मैट हो गया, हर एक स्टेप बाय स्टेप आ गया, वो बाद में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर से एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया हूँ मैंने। 1857, 1860, 1886 गवर्नमेंट इंडिया, 1922, 24, 57, 61 सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अभी जो अर्थशास्त्र से मैंने बताया था उसमें क्या बताया गया, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, वो आज की डेट में भी इम्प्लीमेंट है। हाँ, उसका इम्पैक्ट क्या है, आज की डेट में भी हम जिससे हायर टैक्स है उससे ही वसूल करते हैं, लोअर आदमी है उससे लोअर टैक्स वसूल करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया का इम्पैक्ट क्या था, उसने प्रॉपर इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को दे दिया। आईटीओ का पावर क्या है, इंस्पेक्टर का पावर क्या है, कमिश्नर का पावर क्या है, वो सब डिफाइन करते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। मैंने कोशिश की है कि आपको हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन आसान भाषा में समझाऊं पीपीटी के द्वारा। आप ये बार बार आप इनकम टैक्स एक्ट या ये पीपीटी पढ़ लेना तो आपका एक क्वेश्चन आराम से एग्ज़ाम में फ़िक्स हो जाएगा। और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर टू द मैक्सिमम पीपल so that they can benefit out of it. Thank you.